चलिए तो आज हम पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसका नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम क्या है? संघवाद यानी फेडरलिज्म। तो पहला ही टॉपिक है, इसमें अपन पढ़ेंगे संघवाद क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो उसकी डेफिनेशन है और उसकी जो फीचर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप भी सुनना और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम संघवाद, फेडरलिज्म। शासन की शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटने के एक राजनीतिक सिद्धांत को संघवाद कहते हैं। शासन होगा यानी कोई भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नेंस होगा, उसके पास पावर्स होंगी। उन पावर्स को अगर अपन स्टेट में अलग और सेंट्रल में अलग अलग बांट दें, क्लासिफाइड कर दें, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? संघवाद, फेडरलिज्म। ए पॉलिटिकल प्रिंसिपल, संघवाद एक पॉलिटिकल प्रिंसिपल है ऑफ डिवाइडिंग, डिवाइडिंग माने तोड़ना या फिर बांटना, ठीक है। तब पावर्स को बांटने का, ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। आप यहाँ गवर्नेंस की जगह गवर्नमेंट भी लिख सकते थे, ठीक है। गवर्नेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, इज कॉल्ड फेडरलिज्म। विश्व के कई देश इस फेडरलिज्म को अपनाते हैं और कुछ ऐसे भी देश हैं जो फेडरलिज्म को नहीं अपनाते हैं। ज्यादातर बड़े देश इस चीज को अपनाते हैं, लेकिन पिछले चैप्टर में हमने बेल्जियम जैसे देश की चर्चा की थी। छोटा देश होने के बावजूद भी उसने फेडरलिज्म को अपनाया और अपने देश में शांति स्थापित की। तो अब संघवाद की विशेषताएं क्या है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, ध्यान से समझना है इसको। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि संघवाद की विशेषताएं बताइए। संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद की विशेषताएं बताइए। तो कम से कम 4 विशेषताएं आपको याद करनी है। लिखिए कितनी है? 7। संघवाद में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। There are 2 or more levels of government in it। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती हैं? शासन करती हैं। अब देखो, जैसे एमपी के हम लोग, तो एमपी में क्या है? एमपी की सरकार भी शासन कर रही है, साथ ही साथ केंद्र की सरकार भी शासन कर रही है हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार का हमारे पास कोई भी शासन नहीं चल रहा है। अच्छा, रोड वगैरह है, तो अगर केंद्र की रोड पर चल रहे हैं अपन, जिसे अपन बोलते हैं जो बड़े हाईवे वो नेशनल हाईवेज कहते हैं। अगर नेशनल हाईवे चलेंगे तो टोल किसका कटेगा? नेशनल हाईवे का कटेगा। तो वो किसके साथ पास जाएगा? वो पैसा नेशनल हाईवेज के पास जाएगा। आपने जीएसटी सुनी होगी, 2 प्रकार की जीएसटी हो जाती है। एक तो स्टेट की जीएसटी होती है, एक सेंट्रल की होती है ना। तो स्टेट जीएसटी किसको जाएगी? स्टेट को जाएगी। और सेंट्रल जीएसटी किसको जाएगी? सेंट्रल को जाएगी। तो यानी एक ही व्यक्ति पर 2 प्रकार की सरकारें क्या कर रही है? काम कर रही है। जनसंख्या वही है, वही व्यक्ति है, लेकिन केंद्र सरकार अलग हमारे ऊपर कानून लगा रही है और राज्य सरकार अलग लगा रही है। तो यही पॉइंट इसमें लिखा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। डिवाइड होता है कि आपको कौन से क्षेत्र से आपको कर मिलेगा और कौन से क्षेत्र से गवर्नमेंट ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको टैक्स पे होगा। ये डिवाइड होता है पहले से। क्लियर इतनी बात? तो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या यूपी की सरकार का मध्य प्रदेश के वासियों पर कोई अधिकार होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार अलग है, वो अपने लिए कानून बनाए, हमारे लिए थोड़ी कानून बनाएंगे। लेकिन हमारे लिए कौन कौन सी सरकार कानून बना सकती है? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है जो कि मोदी जी के अंडर में है, और एक हमारी एमपी की सरकार क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। इसके अलावा कोई लगा सकता है कि हमारे ऊपर कानून? नहीं लगा सकता। तो इसलिए जो होगी 2 शक्तियों का विभाजन, अलग अलग शक्तियां क्या होगी? डिवाइड हो गई। आगे देखें, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। यानी जो संविधान होता है देश का, उस संविधान में दोनों की शक्तियों का विभाजन बढ़िया तरीके से कर दिया जाता है। द jurisdictions of the
respective layers of the government are specified in the constitution। तो क्या पॉइंट हो गया अपने 3। अब इसके बाद देखिए संविधान के मौलिक प्रावधानों। अच्छा, संविधान के कुछ प्रावधान होते हैं, प्रावधान को इंग्लिश में लिखा गया है प्रोविजंस, यानी उसके हिसाब से ही संविधान क्या होता है, चलता है। तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। यानी अगर मान लीजिए उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई चीज लिखी है या मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई चीज लिखी है, तो कोई भी एक सरकार, यानी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसे बदल सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट बदल सकती है। अगर नागरिकों के हित में कोई प्रावधान है, कोई अधिकार है, तो उसे एक सरकार नहीं बदल सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन जो दूसरी सरकार है जिसे अपन बोल रहे हैं राज्य सरकार, उसके लोगों को भी लेना पड़ेगा और केंद्र सरकार के लोग हैं उनको भी लेना पड़ेगा, दोनों की सहमति करनी पड़ेगी। उसके बाद वोटिंग होगी, वोटिंग में जो जीतेंगे या जिनकी वोट ज्यादा होंगे वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, नहीं तो चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो इंग्लिश में देखिए इसे, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी एक लेवल कभी भी उस प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकती। यानी क्या है, मोदी जी कहें आज उन्हें सपना देखा रात को सवेरे उठे, नहीं इस कानून को बदल दो, ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यानी जो संविधान होता है उसमें उसे कम से कम संशोधन करने के लिए एक बिल पारित करवाना पड़ेगा और उस बिल पारित करने के बाद उसे अलग अलग लोगों की जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, क्षेत्रीय नहीं अपने राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकारें हैं, उनके सहमति लेनी पड़ेगी। अगर सहमति में आपको ज्यादा वोट मिल गए तो आपका अमेंडमेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कुछ नहीं? यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। 5वां पॉइंट, अदालतों को संविधान एवं विभिन्न स्तरों की सरकारों की अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। किसका अधिकार है अदालतों को? ध्यान से देखना, अदालतों को संविधान एवं विभिन्न स्तरों की सरकारों की अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। जो कोर्ट्स होते हैं, तो अपने देश में एक सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे देश के अधिकारों या पूरे देश की सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके अधिकारों की व्याख्या करेगा। और राज्यों में अलग अलग, ज्यादातर अलग अलग 25 या 26 के करीब अपने हाई कोर्ट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो राज्यों में हाई कोर्ट्स बने हुए हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर है। उसकी 2 खंडपीठें हैं, खंडपीठ मतलब जो सब कोर्ट्स, 2 सब कोर्ट्स भी हैं, एक अपना ग्वालियर में है, दूसरा कहाँ पर है, इंदौर, दूसरा इंदौर में है। ठीक है, ध्यान रखना इसी। तो अदालतों को संविधान एवं विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आगे लिखा है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी अगर गवर्नमेंट्स में लड़ाई होगी, है ना, किसी क्षेत्र में लड़ाई होगी, अभी आपने महाराष्ट्र का वो चीज देखी होगी, महाराष्ट्र में भी लड़ाई जैसी स्थिति चल रही थी, 2 राज्यों के बीच में होगी मान लो, तो इसे कौन सुलझाएगा? हाई कोर्ट थोड़ी सुलझाएगा उस समय सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। 2 सरकारें यूपी और एमपी वाले देशों में, मतलब 2 सरकारों के बीच में लड़ाई होगी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णायक होगा, एम्पायर का काम करेगा वो। Courts have the power of interrupt of constitution and powers of different levels of government. The highest यानी सुप्रीम कोर्ट acts as an umpire if disputes माने क्या होते हैं, झगड़े, arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. हिंदी में समझ में आ गया ना? विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। एम्पायर जानते हो ना, क्रिकेट के मैच में एम्पायर होता है, क्या करता है वो? आउट तो आउट। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो लीजिए थर्ड एम्पायर का डिसीजन, जिसे अपन बोलते हैं ना DRS। तो DRS को चेंज करने का अगर अधिकार है तो थर्ड एम्पायर को है। नहीं कर पाया तो क्या होगा, उसी को मानना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है ना? तो वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। वित्तीय स्वायत्तता क्या होती है? जैसे मध्य प्रदेश सरकार है, तो मध्य प्रदेश सरकार के पास
पैसे को कमाने की और पैसा इकट्ठा करने की एक ऑटोनॉमी है, यानी ये पैसा अपने पास किस तरीके से कमाएगी, कहाँ से लेगी, कैसे लेगी, वो अपने पास उसकी ऑटोनॉमी रखेगी। अब आपको उसकी खुद की एक शक्ति होगी कि वित्तीय सहायता पर या वित्तीय स्वायत्ता पर केंद्र का कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, अंकुश नहीं होना चाहिए। तो देखिए, वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। क्या आप इस क्षेत्र से राजस्व ले सकते हैं, रेवेन्यू ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आप वनों से ले सकते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल पर कितना टैक्स लगा सकते हैं, इसलिए अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के मूल्य अलग अलग क्यों हो जाते हैं, तो अगर केंद्र भी उस पर टैक्स लगाती है, राज्य भी लगाती है, ये डिपेंड करता है उसके हिसाब से। वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हर स्टेट के लिए, हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। लास्ट पॉइंट, संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य होते हैं। इतने पॉइंट पढ़ने के बाद हमें मालूम पड़ा कि संघीय शासन व्यवस्था जो होती है उसके मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। पहला क्या उद्देश्य होता है, देश की एकता की सुरक्षा करना, यानी जो देश में एकता बनी हुई है उसकी क्या करना चाहिए, उन्हें सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ उसे बढ़ावा भी देना है, ठीक है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। अगर किसी क्षेत्र में कोई विविधता है, कोई चीज है, मेन चीज है, तो उसका उसे क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि राज्य में कोई नई चीज आ गई तो उसका सरकार सम्मान नहीं करेगी। टू एक्यूमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, या रीजनल कोई भी डाइवर्सिटी है, क्षेत्र में कोई भी एक ऐसी चीज है जो पूरे देश के लिए जरूरी है, तो उसका पूरा केंद्र सरकार भी सम्मान करेगी। पूरा, जैसे आपने सुना होगा कुछ ऐसे काम है जो केवल मध्य प्रदेश में ही हो सकते हैं, भीमबेटका एक उपाय है ना, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल राज्य के स्पेशल होते हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्र के लिए भी क्या होंगे, जरूरी होंगे, तो केंद्र उनका क्या करे, सम्मान करे, हर व्यक्ति उसका सम्मान करे क्षेत्रीय विविधताओं का। तो इस तरीके से हमारे कितने पॉइंट हो गए आज, 7। इन्हें घर जाके थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, याद हो जाएंगे। कल मिलेंगे इसके बाद।